विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति के स्वामी, हे मूलवासी भाइयों और बहनों, आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका स्वागत है। मैं KR शाह, संपादक आदिवासी सत्ता हिंदी मासिक पत्रिका। जैसा कि आप विगत हमारे 5 वीडियो अब तक देख चुके हैं और अब एक नए विषय को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है, आनंद और आक्रोश में फंसा आदिवासी समाज। आनंद और आक्रोश में फंसा आदिवासी समाज बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूँ कि खास करके जो हमारे देश के आदिवासी समाज के जो युवा साथी हैं, ये उनके गंभीर चिंतन का विषय होना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते विश्व में सर्वाधिक उत्सव हमारे देश में ही मनाए जाते हैं और सारे उत्सव की जो जननी है वो फसली त्योहारों की वजह से देश में लगभग 8 माह तक किसी न किसी प्रकार का कृषि कार्य हमारे देश में होता है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से हर फसली त्यौहार को हमारे देश के लोग सदियों से बड़े धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। जब हम प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत मूलतः एक आदिवासी देश किसी ज़माने में रहा और भारत की संस्कृति को आदिवासी संस्कृति ही स्वीकार किया गया है। सैकड़ों वर्ष पूर्व या हम 2 से 3 हज़ार वर्ष पूर्व संस्कृतियों का, बाहरी संस्कृतियों का आगमन भारत में होता है और धीरे धीरे भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी संस्कृतियों में जो हमें असमानताएं इस देश के अंदर में दिखाई देती है और बाहरी संस्कृतियों का भारत में आगमन होता है और फिर एक मिक्स संस्कृति भारत में सामने हमें खड़ी दिखाई देती है। लेकिन बेस जो इसका रहा भारतीय संस्कृति का, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्सव, आनंद और हर्षोल्लास से डूबा हुआ भारतीय समाज ही हमें दिखाई देता है। अब इस प्रकार का कल्चर वर्तमान में कहाँ पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि भारत के जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ आपको अभी भी यही कल्चर जीवित मिलता है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो अपनी ओन जो संस्कृति, सभ्यता मूलतः भारत की जो यहाँ पर सदियों से रही, उसको आदिवासी समाज ने आज भी जीवित रखा हुआ है और इसीलिए भारत की सभ्यता और संस्कृति जो विश्व विख्यात रही, वो मूलतः आदिवासियों ने उसे जीवित रखा। इसलिए आज उसकी पहचान सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में गिनी जाती है। तो साथियों, ये जो आनंद, उत्सव, त्यौहार जो हमारे परंपराओं में सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन समय जैसे जैसे बदलता गया और हम प्राचीन भारत से अब आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, तो संस्कृतियों में भी परिवर्तन हमें परिलक्षित होता है। अब वो किस प्रकार से होता है कि हम एक तरफ देखते हैं कि भारत में जो आदिवासी समाज है वो आज भी अपनी परंपराओं में, अपनी संस्कृति में, अपनी रूढ़ी में अपने जीवन यापन को करता है। आज भी अगर हम किसी वनांचलों में जाते हैं तो शाम के समय वो अपने परिश्रम से जब घर लौटता है, जब वो अपने दिन भर के परिश्रम से जब थका हारा घर आता है, तो शाम के समय में वो आनंद में मशगूल हो जाता है। और हम आज भी देखते हैं कि प्रत्येक ग्रामीण अंचलों में, खास करके आदिवासी बाहुल्य अंचलों में, सामूहिक रूप से प्रतिदिन नृत्य, गीत, संगीत, इस प्रकार का कार्यक्रम पाया जाता है। तो साथियों, अब जब देश और सारा समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और जहाँ पर समय
अब मूल्यवान होते चले जा रहा है। तो उन परिस्थितियों में आदिवासी समाज या उन परिस्थितियों में आदिवासी समाज किस प्रकार से इस आधुनिक जीवन में, इस आधुनिक विकास की यात्रा में वो किस प्रकार से अपने आप को उपस्थित कर पा रहा है, किस प्रकार से अपना कदम ताल कर रहा है, ये भी हमारे चिंतन का आज विषय होना चाहिए। खास करके जो युवा साथी जो पढ़ लिख करके अब शहरी सभ्यता में आकर के एक नया चिंतन, नया विचार लेकर के समाज के बीच में आज हमको सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं। राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक जागरूकता, ये तमाम दोनों ही जो बड़े विषय हैं किसी भी समाज के विकास के लिए, और शैक्षणिक जागरूकता वो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई देने लगी है। तो आनंद, उत्साह और आक्रोश जो विषय हमने इसलिए चुना कि अगर हमारा पूरा जीवन सदियों तक जो आनंद उत्साह में व्यतीत होता रहा है और अनेकानेक समस्याओं का सामना इन सैकड़ों सालों से आदिवासी समाज करता रहा है, तो आक्रोश से हमारा तात्पर्य आज यह है कि आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सर्वाधिक विद्रोह आदिवासी समाज के द्वारा इस देश में किए गए, वो हमारा आक्रोश था। हमारे जल जंगल ज़मीन के लिए हमने जो विद्रोह किए, सामूहिक आक्रोश हुआ। दूसरी तरफ देश की आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि आदिवासी समाज के अनेक समस्याओं को लेकर के देश भर में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में रैलियाँ, धरने, प्रदर्शन आदि होते रहते हैं। तो मैं खास करके भारत के युवा साथियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, और मुझे भी आज तक ये बात समझ में नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी अब इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा और आप लोगों को भी इसमें चिंतन मनन करना पड़ेगा कि हम देखते हैं कि यदि हम किसी सरकार के खिलाफ अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पे उतरते हैं और बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, जंगी प्रदर्शन करते हैं, तो होता क्या है, जैसे एक उदाहरण के लिए पिछली सरकार में छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी कई प्रकार के आंदोलन हुए। भूमि अधिग्रहण के विषय का अगर हम देखते हैं कि भाजपा की केंद्र की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल पर जब एक संसद में प्रस्ताव लाया, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल को जब संसद में पास कराया, तो हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पूरे देश में पहली बार एक बड़ा जन आंदोलन आदिवासी समाज के द्वारा खड़ा किया गया और सारे देश में रैलियां, धरना, जुलूस, प्रदर्शन के माध्यम से उस भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया गया। अब मैं आप सबका ध्यान उसी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उसी आंदोलन की ओर लेके जाना चाहता हूं जो हमारे लिए एक याददाश्त के रूप में स्थायी रूप से दर्ज है। अब हम उस आंदोलन में देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी आदिवासी समाज सड़कों पे उतरा झंडे बैनर के साथ, उसके अंदर में और क्या चीज़ है और क्या क्या सामग्री लेकर के आदिवासी समाज के लोग सड़कों पे उतरे। तो आपका ध्यान मैं उस ओर ले जाना चाहता हूँ कि परंपरागत शस्त्रों के साथ साथ जो हमारे परंपरागत जो अस्त्र शस्त्र हैं वह तो हमने धारण करके सड़कों पे आए ही, उसके साथ हम अपने सारे वाद्य यंत्रों को लाना नहीं भूले। हम अपने वाद्य यंत्रों को भी साथ लेकर के सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने आए और बड़ी मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ हम नाचते गाते हुए, कभी आक्रोश में मोदी सरकार मुर्दाबाद, अधिग्रहण बिल वापस लो का ये नारा भी लगाते हुए सड़क से गुजरते रहे, तो कुछ देर के बाद में हम नाचते कूदते भी रहे। तो साथियों, ये आनंद और आक्रोश एक साथ अगर इस धरती में कहीं दिखाई देता है तो ये सिर्फ आपको आदिवासी समाज के अंदर ही दिखाई देता है। लेकिन मैं अपने युवा साथियों से, इस देश के युवाओं से मैं चाहता हूं कि इस विषय पे चिंतन करें, क्योंकि साइंस ये कहता है कि गरम और नरम एक साथ नहीं चलता, और प्रकृति भी ये मान के चलती है कि गरम और नरम एक साथ नहीं चलेगा। हमें अगर अपना आक्रोश व्यक्त करना है तो हमारा आक्रोश भी एक चरम सीमा में पहुंचना चाहिए। अब हम कुछ देर नाचते हैं, आनंद लेते हैं, अपनी संस्कृति का, अपने संगीत का, अपने नृत्य का, उस आंदोलन में सड़क पर प्रदर्शन भी करते हैं और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाते हैं। तो यह विषय मैं अपने देश के आदिवासी समाज के तमाम युवा
वर्गों को सौंपता हूँ कि वे इस पे भी कुछ चिंतन मनन करें कि यह परंपरा जो हमारी चले आ रही है उसमें भी हम कुछ परिवर्तन करें। अगर लड़ना है तो तबीयत से लड़ें, संगीत में डूबना है तो संगीत में तो हमारा समाज वैसे ही डूबा रहता है। तो इसमें जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, एक तो ये हो गया आनंद और आक्रोश, प्रकृति और साइंस के हिसाब से दोनों साथ साथ नहीं चल सकते और हम सदियों से इसी प्रकार से चल रहे हैं। तो ये विषय हमारे एक बड़ा विषय जो हमारे चिंतन में आज होना चाहिए कि आनंद और आक्रोश को हम साथ साथ भविष्य में भी चलाएं, या यदि अपनी समस्याओं के लिए अगर हम सड़क पे आते हैं तो हमारा सिर्फ आक्रोश नजर आए। आनंद तो फिर हमारा व्यक्तिगत विषय है, वो हमारे घर का विषय है, हमारे आंगन का विषय है, तो हम आनंद वहाँ मनाते रहें और जब आक्रोश व्यक्त करना हो तो सिर्फ हम आक्रोश व्यक्त करें। तो इस पे भी हमें और हमारे समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। साथियों, अब जो प्रतियोगिता का समय है, आधुनिक भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, सारा समाज जिस तेज़ी से विकास की ओर दौड़ रहा है, तो वहाँ पर एक शब्द आया आज से लगभग 40 साल पहले, टाइम इज़ मनी। यह शब्द लगभग 40 साल पहले पूरे दुनिया के सामने में आया, टाइम इज़ मनी, मतलब समय ही मूल्यवान है, सबसे बड़ा धन है। जबकि इसके पहले तक जो भी थ्योरी चलती थी उसमें धन का महत्व था। धन के महत्व को समाप्त करके समय का महत्व आया और आज हम शहर में रहने वाले खास करके तमाम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज समय कितना मूल्यवान है। प्रतियोगिता का ज़माना है, तो इस प्रतियोगिता के ज़माने में जहाँ पर समय की सबसे ज़्यादा महत्वता खड़ी हो चुकी है, उसमें हमारा समाज कितना पार्टिसिपेट कर पा रहा है। हमारा समाज, अगर हम अपने वनांचलों में जाते हैं, आज भी भारत में हमारी जो बसाहट है, लगभग 70 से 80% आदिवासी समाज की बसाहट वनांचलों में है। हम आज भी सबसे बड़ी जो जनसंख्या में जहाँ निवास करते हैं वो पूरा का पूरा वन और पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ का जीवन हम सब जानते हैं कि शाम हो जाने के बाद में वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रचनात्मक कार्य नहीं पाया जाता। 8 बजे रात के 9 बजे तक लोग सो जाते हैं। शहर में लोग 11 बजे के बाद सोते हैं। तो सक्रियता, मतलब टाइम इज़ मनी, मतलब आदमी अपने समय का कहीं ना कहीं उपयोग लगातार करते रहता है। तो हमारे समाज को भी इन समयों का उपयोग करने के लिए अपने नज़रिए में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम जो गीत संगीत नृत्य में डूबे रहते हैं उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस विकास की दौड़ में अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। समय बदलता जा रहा है, समय बदलता चला जाएगा। अब हमारे देश के युवाओं पर आदिवासी समाज का भविष्य खड़ा है। तो मैं आदिवासी समाज के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में भी अब इसी रफ्तार से बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है, ये चिंतन हमें आज करने की आवश्यकता है। हमारी रूढ़ी परंपराएं मान्यताएं सदियों पुरानी हैं। क्या वह रूढ़ी परंपराएं मान्यताएं आज के युग में कितनी प्रासंगिक हैं, कितनी नहीं हैं, इसकी भी समीक्षा का आज विषय होना चाहिए। इस विषय पे भी हमारे समाज में चिंतन होना चाहिए। हम आंख बंद करके हजारों साल पुरानी किसी भी रूढ़ी और परंपरा का अनुसरण आज इसलिए नहीं कर सकते कि क्या हम इस बात की समीक्षा करते हैं कि आज वो रूढ़ियाँ, वो परंपराएं आज के समय में सही हैं, क्योंकि इस पे बहुत विवाद हो रहे हैं। एक वर्ग आज भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि हमारी ही संस्कृति, हमारी परंपराओं पे, हमारी ही रूढ़ियों पे हम सब कुछ फिर से आगे बढ़ सकते हैं, हम विकास की इस पैमाने को छू सकते हैं। और एक दूसरा जो वर्ग है वो आधुनिकता के साथ, वर्तमान आधुनिक विकास की जो रफ्तार चल रही है उसके साथ कदम ताल करना चाहता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे समाज के बीच में वैसे ही खड़े हो गए हैं। तो हमको आपस में मिल बैठ करके सभी इस प्रकार के कार्यक्रम को बनाना पड़ेगा, इस विषय पे सोचना पड़ेगा और जो बेहतर होगा उसे स्वीकार करके सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यह कार्य युवाओं के भरोसे ही होना है। जी साथियों, आपके कांधे पर पूरे समाज का भविष्य खड़ा है। अब आप आगे आइए, समाज का नेतृत्व करिए और जितने भी हमारे समाज में बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, विचारक हैं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें
और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। अब मैं आपको बता दूं, दिसंबर का माह वर्ष 2020 अब समाप्ति की ओर है। 3 जनवरी 2021 को आधुनिक आदिवासी भारत के सबसे बड़े महापुरुष, आदिवासी समाज के आधुनिक आदिवासी भारत के युग दृष्टा, महानायक जयपाल सिंह मुंडा साहब का जन्मदिन है। आपको बहुत स्पष्ट रूप से मैं आज बता देना चाहता हूं कि जंगल की लंगोट से इस फुल पैंट तक आने में, जंगल के अंदर में भूख और तमाम समस्याओं से, गरीबी से निकल करके जो समाज आज विकास की राह पे चल रहा है, अभावों से पले बड़े हुए लोग आज एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, यह जो है इस विकास की दौड़ पे आपको खड़ा करने का पहला सपना अगर इस भारत की धरती पे किसी ने देखा और आपको संविधान के अंदर दिया, उस महामानव का नाम है जयपाल सिंह मुंडा। और उन्हीं मुंडा साहब की जयंती 3 जनवरी को मैं चाहता हूं कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाए, जो अब तक न मनाई गई हो। जिस प्रकार से भारतीय दलित समुदाय महामानव बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन मनाता है, जिस भव्य तरीके से आयोजन किए जाते हैं, इस वर्ष भी भारत का आदिवासी समाज अपने इस महामानव की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाए। साथियों, यह 118वीं जयंती है। जयपाल सिंह मुंडा साहब की 118वीं जयंती के अवसर पर हम 20 मिनट का आपको जयंती के पूर्व जयपाल सिंह मुंडा साहब के जीवन संघर्ष की गाथा को लेकर के आएंगे। हम 20 मिनट के उस वीडियो में उनका जन्म, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा और उन्होंने जो इस देश में आदिवासी समाज के लिए जो इतिहास लिखा, और ये जो जंगल से जो आज हम लोग शहर में मंगल कर रहे हैं, उसकी यात्रा हम आपको बताएंगे 3 जनवरी के पूर्व, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से जयपाल सिंह मुंडा साहब की जयंती को मनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज अपने विचारों को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमें पूरी तरह विश्वास है कि अब तक के जिस प्रकार वीडियो में पूरे देश के युवा साथियों का खासकर जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो जिस प्रकार से इसको लाइक कर रहे हैं, लेकिन उसी रफ्तार से वो इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि अगर अपनी आवाज़ को, अपनी पहचान को इस देश में आदिवासी सत्ता की आवाज़ को और पहचान को स्थापित करना चाहते हैं, तो आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना अधिक से अधिक इसको शेयर कर सकते हैं वो करें। साथियों, 13 वर्षों से विचार क्रांति की हमने जो अलग जगाई थी आदिवासी सत्ता हिंदी मासिक पत्रिका के माध्यम से, हम उसका भी प्रकाशन निकट में बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। अभी हमें बहुत सारे मोबाइल में इस प्रकार के कॉल, व्हाट्सएप में लोगों के मैसेज आते हैं कि पत्रिका हमें कैसे प्राप्त होगी, या जो जान रहे हैं वो पूछते हैं कि पत्रिका कब प्रारंभ होगी। तो हम आपको बता दें कि जैसे ही कोरोना महामारी से भारत मुक्त होने लग जाएगा, डाक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होने लग जाएगी, हम उसी माह से आदिवासी सत्ता पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ कर देंगे। जोहार, जय सेवा, जय आदिवासी।